आज हम जानेंगे नियंडरथल मानव के बारे में। वो कौन थे, कहाँ से आए, उनकी शारीरिक विशेषताएं क्या थी, उनका भौगोलिक वितरण क्या था और साथ ही उनकी संस्कृति क्या थी। तो आइए जानते हैं नियंडरथल मानव के बारे में। नियंडरथल मानव को जीवाश्म सबसे पहले जर्मनी के डसेल्डॉर्फ नियंडरथल घाटी से फेल्डहोफर नामक गुफा से 1850 में मिला और इस स्थान के नाम पर ही नियंडरथल मानव पड़ा। इसके अलावा भी यूरोप, एशिया और अफ्रीका से इसके लगभग 275 अवशेष प्राप्त हुए हैं और ऐसा माना जाता है कि ये लगभग 1,20,000 वर्ष पूर्व से 35,000 वर्ष पूर्व तक रहे होंगे। अधिकांश नियंडरथल अत्यंत नूतन काल से संबंधित रखते थे। इनकी संस्कृति मध्य पूरा पाषाण काल की मुत्सतेरी संस्कृति से संबंधित है और नियंडरथल मानव इनके विषय में अनेक अवधारणाएं भी रही है कि इनके शारीरिक लक्षण होमो इरेक्टस के समान थे और इन विशिष्ट लक्षणों के कारण ही इसे सर्वप्रथम आधुनिक मानव से अलग जाति जैसे होमो नियंडरथलेसिस के अंतर्गत भी रखा गया था। लेकिन हम बाद में यह भी देखते हैं कि इसके अध्ययन करने पर इनके आधुनिक मानव से मिलते जुलते काफ़ी लक्षण पाए गए और इसे आधुनिक मानव जैसे कि होमो सेपियंस से थोड़ा अलग रखा गया या ये थोड़ा होमो सेपियंस से अलग थे। अगर हम नियंडरथल के वर्गीकरण की बात करें तो हम जानेंगे कि इसे 2 वर्गों में बांटा गया था। पहला था क्लासिकी या अप्रगतिशील नियंडरथल, दूसरा प्रगतिशील नियंडरथल। जो मानव क्लासिकी या अप्रगतिशील नियंडरथल के अंतर्गत आए उनमें से अधिकांश ऐसे थे जो पश्चिमी यूरोप में निवास करते थे और इनके लक्षण होमो इरेक्टस से अधिक मिलते जुलते थे। जैसे बोल सकते हैं कि इनकी भारी भ्रूकटक, टॉर्स, कपाल भारी था और विशाल भी, और इनके अतिरिक्त इनमें विशिष्ट नियंडरथल मानव के भी लक्षण थे और ऐसा माना गया कि इनका काल 75,000 वर्ष पूर्व से 35,000 वर्ष पूर्व तक था। ये सभी मानव क्लासिकी नियंडरथल के अंतर्गत आए और दूसरे थे अप्रगतिशील मानव नियंडरथल। इस वर्ग के मानव जो पूर्व और मध्य एशिया, अफ्रीका, यूरोप के कुछ भागों में निवास करते थे और इनके लक्षण आधुनिक मानव से अधिक मिलते थे, जैसे इनकी हल्की शारीरिक संरचना जो आधुनिक मानव से काफ़ी मिलते थे। और प्रगतिशील नियंडरथल के अंतर्गत जो भी मानव आए उनका काल 1,50,000 वर्ष पूर्व से 50,000 वर्ष पूर्व तक माना गया। इस तरह से नियंडरथल मानव को 2 वर्गों में बांटा गया। अगर हम आगे देखें कि इनकी भौगोलिक वितरण क्या थी तो हम इनके बारे में और अच्छे से जान पाएंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि पश्चिम में पुर्तगाल से लेकर पूर्व रूस तक इनके लगभग 275 जीवाश्म प्राप्त हो चुके थे, लेकिन सर्वप्रथम नियंडरथल मानव के जीवाश्म जो 1850 ईस्वी में मिला था, लेकिन इनका जीवाश्म बहुत सारे स्थानों से प्राप्त हुआ, जैसे नियंडरथल घाटी जो सर्वप्रथम नियंडरथल घाटी के फेल्डहोफर गुफा से इनका कपाल और कुछ अस्थियां प्राप्त हुई और इसी तरह फ्रांस, इराक, रूस, इन सभी स्थानों से नियंडरथल मानव के जीवाश्म प्राप्त हुए, जिसके आधार पर हम बोल सकते हैं कि इस प्रकार नियंडरथल मानव यूरोप, उत्तरी अफ्रीका, एशिया के कुछ भागों में पाए गए। इनके जीवाश्म अधिक ठंडे प्रदेश से प्राप्त हुए और इनके जीवाश्म ठंडे प्रदेश से प्राप्त हुए साथ ही साथ गुफाओं से भी अधिक प्राप्त हुए हैं। इस तरह से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उस टाइम अधिक ठंड रही होगी, जिस कारण उस समय के मानव गुफाओं में रहते थे। ये तो हो गई नियंडरथल मानव के भौगोलिक वितरण। अब हम बात करते हैं इनके शारीरिक लक्षण के बारे में।
निएंडरथल मानव के शारीरिक लक्षण जो इस तरह से थे। उनका कपाल चिपटा और ढलांकार था। कपाल गुंबज बहुत ही नीचे था। इनकी नाक चौड़ी और चिपटी थी और साथ ही इनकी नासिका छिद्र बड़ा और लंबा भी था। नासिकाधार दबा हुआ था। अंतिम चरणक और अधोहनों के उभरते भाग के बीच काफी जगह खाली थी और इनका चेहरा काफी बड़ा, आंखों की कोठरी काफी बड़ी और इनके चरणक आधुनिक मानव की तुलना में काफी बड़े थे और कपाल मध्य भाग में सबसे ज्यादा चौड़ा था। आधुनिक मानव की तुलना में इनका फीमर ज्यादा घुमाव है, लेकिन यह काफी मजबूत और भारी भी थे और घुटने की जोड़ों के पास जो टीबिया होता है वह अंतिम सिरा पीछे की ओर में था। साथ ही स्कैपुला के पीछे एक गहरा गड्ढा है जो हुमरस को बाहर की ओर घूमने में मदद देता था और साथ ही इनके हाथ पैरों की तुलना में छोटे थे, तो स्वाभाविक है कि इनकी उंगलियां भी तुलनात्मक रूप से छोटी थी। इस तरह से आज हमने जाना निएंडरथल मानव के शारीरिक लक्षण के बारे में। अब हम जानते हैं इनकी संस्कृति के बारे में, इनकी संस्कृति कैसी थी। तो आइए जानते हैं संस्कृति के बारे में। जैसे कि विश्व के विभिन्न भागों में निएंडरथल मानव के मध्य पुरापाषाण कालीन संस्कृति के प्रमाण तो मिले ही हैं जो उस्तेरी संस्कृति के अंतर्गत आते हैं और इस काल में हस्तकुड़ाल यानी हैंडक्स का उपयोग काफी किया जाता था। साथ ही हम यह भी देखेंगे कि औजार बनाने की विकसित तकनीक भी जानते थे। ये तकनीक तो जानते थे, लेकिन वास्तविक रूप से ये लोग हस्त कुल्हाड़ी यानी हैंडक्स की जगह में छोटे औजारों का भी उपयोग करने लगे थे। जैसे विभिन्न स्थलों पर विभिन्न प्रकार के उपकरण औजार पाए गए। इनके मुख्य औजार थे छुरी, स्क्रैपर, वेधनी, इन सभी का उपयोग वो करते थे और तो और हड्डी से बने भाले का भी उपयोग करते थे और इसका उपकरण बटिकास्म और चमकदार पत्थरों से बनाते थे और ये हड्डियों के औजार का भी उपयोग करते थे। ये निवास स्थान का भी उपयोग करते थे, जैसे गुफाओं, पहाड़ों, खुले आकाश में निवास करना और साथ ही ये घुमक्कड़ थे और भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि वातावरण में होने वाले परिवर्तन और जंगली जानवरों के डर से वे स्थान बदलने के लिए मजबूर थे। साथ ही इनके धर्मकांड के बारे में भी जानेंगे, जो निएंडरथल मानव के विभिन्न निवास स्थानों से प्राप्त कुछ साक्ष्यों से यह अनुमान लगाया गया है कि ये धर्मकांड को भी मानते थे, जैसे शवों को दफनाना, मृतकों के साथ उपकरण और जानवरों को भी दफनाया जाता था। ऐसा प्रतीक होता है कि उन्हें आत्माओं में विश्वास था और शनिदार गुफा में एक शव के साथ फूलों के साथ विभिन्न प्रकार के परागकण भी प्राप्त हुए हैं। इससे यह निष्कर्ष भी लगाया जाता है कि वे मृतकों को पुष्प भी अर्पित करते थे। और इनके सामाजिक जीवन को देखें तो हम जानेंगे कि निएंडरथल मानव के जीवाश्म और अवशेषों से उनके सामाजिक जीवन के बारे में कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे इराक के सानीदार गुफा से प्राप्त निएंडरथल के जीवाश्म के अध्ययन से पता चला है कि उनके जीवन काल में उनकी अर्थव्यवस्था आखेट और खाद्य संग्रह पर आधारित रही होगी। उनकी भाषा निएंडरथल की जटिल सामाजिक व्यवस्था में ऐसा भी प्रतीत होता है कि भाषा का कोई न कोई रूप अवश्य रहा होगा। समूह द्वारा आखेट करना भी भाषा की उपस्थिति की ओर संकेत करता है, क्योंकि बिना विचारों की अभिव्यक्ति के बड़े जानवरों का आखेट असंभव प्रतीक होता है। इसलिए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि निएंडरथल मानव ने भाषा का उपयोग करना सीख लिया था। जानते हैं निएंडरथल की उद्विकासीय स्थिति के बारे में। निएंडरथल मानव की उद्विकासीय स्थिति के संबंध में बहुत सी संदेह और विवादों से भरा पड़ा है, क्योंकि कोई इसे आधुनिक मानव की भिन्न उपजातियों के रूप में देखती है, तो कोई इसे आधुनिक मानव का प्रतिनिधित्व के रूप में, क्योंकि निएंडरथल के बहुत से लक्षण आधुनिक मानव से भी मिलते थे
और इनका लक्षण होमो इरेक्टस से काफी मिलता जुलता था और ऐसा माना गया कि निएंडरथल आधुनिक मानव के सीधे पूर्वज थे। लेकिन इस विषय में काफी ही मतभेद रही है कि क्या ऐसा ही रहा होगा। लेकिन इनकी विकासीय स्थिति को दो रूपों में विभाजित किया गया। एक रेखीय अवधारणा, दूसरा था द्विरेखीय अवधारणा। एक रेखीय विकास की अवधारणा में था पहला होमो इरेक्टस, फिर होमो सेपियंस, उसके बाद होमो सेपियंस निएंडरथालेंसिस, फिर क्रो मैग्नम, उसके बाद होमो सेपियंस। इस तरह से उनके उद्विकास स्थिति को लेकर काफी मतभेद रही है। और तो और यह भी माना गया है कि निएंडरथल मानव के समाप्त होने के कई कारण थे। इस तरह से आज हमने जाना निएंडरथल मानव की उद्विकास स्थिति के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी कुछ निएंडरथल मानव के बारे में जानकारी प्राप्त की। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से निएंडरथल मानव की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ। आपको अगर कुछ और टॉपिक के बारे में जानना है तो कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। आज के लिए बस इतना ही।